आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले पोरीफेरा फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, यानी इनका हैबिटाट कैसा है। हैबिटाट के साथ साथ में यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पेशल एक तरीके से सिस्टम कौन से प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे पोरीफेरा फाइलम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है ना। तो कैनाल सिस्टम क्या है, कैनाल सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है, कैनाल सिस्टम क्या फंक्शन करता है, तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पोरीफेरा फाइलम की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे होता है या एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे चलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, और इसमें एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी रीजनरेशन की एबिलिटी भी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो रीजनरेशन कैसे होता है इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, और यहाँ पे पोरीफेरा फाइलम के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं उन मेंबर्स में कौन कौन से बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे बेसिक फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, पूरे फाइलम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा फाइलम। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके ऊपर हम वन बाय वन हम बात करेंगे। उन फीचर्स पे बात करने से पहले हम यहाँ पे आउटलाइन के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बनाते हैं और हम समझते हैं कि एक्चुअल में पोरीफेरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, है ना, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम यहाँ पे एक जनरल डायग्राम हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मल्टी सेल्यूलरिटी आपको देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। जब हम एक पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म, पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब हम देखते हैं तो इसकी बॉडी में आपको बहुत सारे पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहीं से एक तरीके से आपके इस फाइलम का नोमेनक्लेचर हुआ है पोरीफेरा। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में आपको नंबर ऑफ एक तरीके से पोरस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे एक तरीके से यहाँ पे पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे इसके लिए टर्म हम यूज कर रहे हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा वर्ड है, इसका मीनिंग यही निकल के आ रहा है पोरस ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें एक आउटर लाइनिंग होती है इस प्रकार से, इसी प्रकार से एक इनर लाइनिंग होती है, तो जो आउटर कवरिंग है या आउटर जो लाइनिंग है वो स्पेशल टाइप की सेल्स से बनी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स।
यानी एक पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर हमको बहुत सारे पोर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, और इन पोर्स के लिए स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं ओस्टिया। यानी ये जो आपको पोरस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनको हम बोलते हैं ओस्टिया। आउटर जो कवरिंग बना रही हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स, और अंदर के जो कवरिंग बना रही हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। और इन कोइनोसाइट्स के ऊपर आपको स्मॉल प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो अंदर की ओर इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं। यानी इसकी जो आउटर कवरिंग है वो पिनोसाइट्स बना रही है, और इनर कवरिंग कोइनोसाइट्स बना रही है, जिन्हें हम पोलर सेल्स भी हम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओस्टिया। और यहाँ पे एक बड़ा एक तरीके से पोर आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं ओस्कुलम, और बीच में सेंटर में एक आपको केविटी देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं केनाल सिस्टम। और यहाँ पे इस प्रकार से हमको बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इसमें अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड हमको देखने को मिल रही हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक सबस्टेंस फिल रहता है, और उस सबस्टेंस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट रहती है जो एक तरीके से यहाँ पे फूड के स्टोरेज का काम करती हैं, फूड की डाइजेशन का काम करती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट के साथ साथ में यहाँ पे आपको एंडोस्केलेटल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इन एंडोस्केलेटल्स को हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। कोइनोसाइट, पिनेकोसाइट, स्पिक्यूल्स, इन सभी की एग्जिस्टेंस, ओस्टिया, ओस्कुलम, इन सभी की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस आपकी पोरीफेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। इस प्रकार के टर्म्स हम दूसरे किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, और ये पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर की एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये सारी संरचनाएं और ये सारी एक तरीके से स्ट्रक्चर्स आपको ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ पे जो इस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है वो सारी वाटर के माध्यम से एक तरीके से क्या होती है, पूरी होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पोर्स के यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, इन पोर्स से क्या होता है, वाटर अंदर एंटर करता है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंटर करने के बाद ये सारा वाटर अलग अलग पोर्स के थ्रू एंटर करेगा तो अलग अलग सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, और नया वाटर नई ऑक्सीजन लाएगा, नए एक तरीके से फूड पार्टिकल्स लाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म की सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट इस वाटर से क्या होगी, पूरी होगी, और ये सारा वाटर एक कॉमन ओपनिंग यानी ओस्कुलम से क्या होता है, वापस बाहर निकलता रहता है। तो ओस्टिया से नया वाटर अंदर फ्लो करेगा, और ओस्कुलम से पुराना वाटर जो अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से फ्लो आपको वाटर का देखने को मिलेगा। तो अब हम एक तरीके से इस ऑर्गेनिज्म के बारे में वन बाय वन हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट। जाहिर सी बात है आपका लोअर ऑर्गेनिज्म है, और लोअर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक वाटर मीडियम कंडीशंस में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स वाटर के थ्रू ही क्या हो रही है, डायरेक्ट फुलफिल हो रही है। तो ये आपको मेनली
मेनली ग्रीन वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। फ्यू फ्रेश वाटर, इस टर्म से आप क्या समझ रहे हो? यानी जो पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स ओशियनिक जो इकोसिस्टम है, यानी जो समुद्र हैं जिनमें आपको खारा पानी देखने को मिलता है, लवणीय जल, उस इकोसिस्टम में एक तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यानी इसके जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो मरीन इकोसिस्टम में एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे यहाँ पे एक वेल नोन एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, अपवाद की हम बात करते हैं स्पोंजिला की। तो स्पोंजिला एक आपका ऐसा स्पंज है जो फ्रेश वाटर में भी एक तरीके से सर्वाइव करता है, फ्रेश वाटर में एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो नेचर होती है वो होती है सेशाइल। सेशाइल नेचर से आप क्या समझ रहे हो? अभी तक हमने जैसे पैरामीशियम की हमने बात की, या हमने यूग्लिना की हमने बात की, अमीबा की हमने बात की, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए आपको स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके सामने पोरीफेरा फाइलम की, तो इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए आपको कोई स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रही है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सब स्ट्रेटम होता है, यानी जो सतह होती है, उस सतह के ऊपर एक जगह स्थिर रहता है, एक जगह प्रेजेंट रहता है ना। और वाटर एक तरीके से यहाँ पे खुद एक तरीके से इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है और इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या एक तरीके से फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट इसकी क्या हो रही है, वाटर फ्लो के थ्रू क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और इसको कहीं पर भी एक तरीके से मूवमेंट करके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हैबिट और हैबिटाट में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। मेनली ये मरीन वाटर इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है। इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ससाइल नेचर आपको इसकी देखने को मिल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर टिश्यू नहीं बना है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी बहुत सारी सेल्स हमको देखने को मिल रही है इसमें। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम में वो कौन सा फाइलम है जिसमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, तो वो फाइलम हो जाएगा पोरीफेरा। अगर आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम में वो कौन सा फाइलम है जिनमें आपको कोइनोसाइट या कोलर सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, तो वो फाइलम भी आपका है पोरीफेरा। अगर आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जिसमें आपको ओस्ट्रिया ओस्कुलम इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं, तो वो भी है आपका पोरीफेरा फाइलम। अगर आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जिसमें आपको केनाल सिस्टम देखने को मिलता है, तो वो भी आपका क्या है, पोरीफेरा फाइलम। अगर आपसे पूछे कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जहाँ पे आपको एंडोस्केलेटल स्पिक्यूल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आपका हो जाएगा पोरीफेरा फाइलम। तो ये सारे जो फीचर्स हमने डिस्कस किए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पोरीफेरा फाइलम्स के। अब देखो, अगर आपने ये पॉइंट नोट कर लिए हो तो कुछ 1-2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम और बात करते हैं। जैसे हम थोड़ी सी इसकी बॉडी फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं।
यानी इसकी बॉडी फॉर्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर, एक्चुअल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो यहाँ पे ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपके क्या होते हैं, जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आपको कोई फिक्स सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। देखो, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार की सिमेट्रीज आपको देखने को मिलती है ना। जैसे सिमेट्री से आप क्या समझ रहे हो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल हैं, ऑर्गन है, टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसको इसको क्या बताते हैं, इसको बताते हैं सिमेट्री, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपके सामने पोरीफेरा फाइलम की, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सेल्स एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो वो बहुत सारे सेल्स किस तरीके से व्यवस्थित हैं वो आपकी क्या बताएगी, सिमेट्री बताएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो सिमेट्री देखने को मिल रही है वो कैसे देखने को मिल रही है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी एक्सिस से अगर हम कट करें या किसी भी प्लेन के थ्रू इसे हम कट करें तो हम इसे दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते। जैसे अभी हमने आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था कल ही, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमने बात की थी अमीबा के ऊपर। अमीबा की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलती है, चेंजेबल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, उसकी कोई फिक्स एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यूग्लेना का हमने डायग्राम बनाया, पैरामीशियम का हमने डायग्राम बनाया, तो उसका एक फिक्स डायग्राम था, उसकी फिक्स शेप थी, है ना, स्ट्रक्चर थी। लेकिन अमीबा का डायग्राम हम कैसे भी बना देते हैं, है ना। तो उसके जो सिमेट्री है वो कैसा है, एसिमेट्रिकल है। इसी प्रकार से आपकी ये जो स्पंजेस हैं ये भी कैसी हैं, ये भी एसिमेट्रिकल है। यानी अगर आप किसी स्पंज को अगर इक्वल टू पार्ट्स में अगर बांटने की आप कोशिश करोगे तो आप उसको बांटने में सक्षम नहीं हो, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्पंज होती है वो जनरली आपकी क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। यानी यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है ना, एक स्पेसिफिक टाइप से वो अरेंज नहीं है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे इसकी बॉडी वॉल की हम बात करते हैं, और इसकी बॉडी वॉल हमको कैसे देखने को मिल रही है, छिद्रित हमको देखने को मिल रही है। यानी बहुत सारी पोर्स, छिद्र हमको देखने को मिल रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर। पोरस होती हैं, और यहाँ पे जो पोर्स हैं वो भी दो प्रकार के आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको देखने को मिल रहा है ओस्टिया एंड ओस्कुलम। ओस्टिया की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे छिद्र होते हैं, ये छोटे छिद्र होते हैं, वे नंबर में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, नंबर में अधिक। और ओस्कुलम की अगर हम बात करें तो इनका जो आकार होता कैसा होता है, बड़ी भी बड़ा आकार भी, संख्या में एक होते हैं, एक होता है। तो यहाँ पे जब हमने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया था तो वो डायग्राम था आपका एक पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर का, और उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे एक तरीके से पोर्स आपको देखने को मिल रहे थे उसकी बॉडी के ऊपर। उन सभी पोर्स को हमने ओस्टिया कहा, नंबर में ज़्यादा हैं और साइज़ में एक तरीके से वो स्मॉल है। लेकिन हमने एक कॉमन ओपनिंग बताई ओस्कुलम, हमने कहा कि सारा वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और ओस्कुलम से बाहर निकलता है। तो ओस्कुलम एक तरीके से इसकी बॉडी में एक बड़े साइज़ का एक तरीके से पोर है,
और इसकी संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप रिकॉल कर सकते हो इसकी मतलब बॉडी फॉर्म से रिलेटेड, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो, इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, केनाल सिस्टम के ऊपर। एक तो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है केनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो आपको आगे जब हम एक फाइलम डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके सामने पोरीफेरा फाइलम की, तो यहाँ पे जो आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है वो है केनाल सिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं इसे स्नाल तंत्र। हिंदी में कंफर्टेबल हो या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो बेटा? हिंदी में जो कंफर्टेबल है उन बच्चों का नंबर कितना, सब हाथ ऊपर करो। अच्छा, बहुत कम बच्चे, चलो ठीक है। और अभी जो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक तरीके से किस बच्चे को एक तरीके से मतलब समझ में नहीं आ रही है, या कॉम्प्लिकेशन वो फेस कर रहा है समझने में, आपको दिक्कत आ रही है ना? आपको भी आ रही है? और बेटा आपको समझ में आ रही है? हाँ, गर्ल्स में बेटा जी आ रही है सबको समझ में? बेटा आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, है ना। आपका मीडियम स्पेशली हिंदी रहा होगा टोटली, है ना। थोड़ी इंग्लिश का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, है ना, फेमिलियर हो जाओगे आप। देखो, तो हमने क्या डिस्कस किया है? हमने यही डिस्कस किया है, पोरीफेरा फाइलम को हम डिस्कस कर रहे हैं। और फाइलम को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखते हो, तो बेटा ऐसे बैठा रहता है मूर्ति की तरह, ना तो लिखता है, ना हिलता है, ना डोलता है, क्या करता है? हाँ, अच्छा, सीधा सेव करता है मेमोरी में। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने पोरीफेरा फाइलम की, और अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, केनाल सिस्टम को। और केनाल सिस्टम की प्रेजेंस पोरीफेरा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिर्फ पोरीफेरा फाइलम में ही आपको केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। इस फाइलम के अलावा एनिमल किंगडम में आपको कहीं पर भी पोरीफेरा मतलब केनाल सिस्टम नहीं ऑब्जर्व होता है ना। और ये जो केनाल सिस्टम है, इस सिस्टम में भी आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यानी 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और कैनाल सिस्टम को हम नेक्स्ट एक तरीके से क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के तौर पे बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं कि ये इस पोरीफेरा किंगडम का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। पोरीफेरा फाइलम का विशिष्ट लक्षण है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैनाल सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कैनाल सिस्टम आपको पोरीफेरा फाइलम में ही देखने को मिलता है। अब देखो, आपके एक तो थ्योरी का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है ना। और प्रैक्टिकल के पेपर में वाइवा होता है ना। और वाइवा के अच्छे खासे नंबर है ना, लगभग 10-15 नंबर के आसपास होते हैं वाइवा में, है ना। तो वाइवा में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जनरल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वो इतनी अगर बेसिक नॉलेज बच्चों को है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है ना। तो उसी आधार पर हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं। कॉपी में क्या कर रखा है उस पर कम डिपेंड करता है ना। नो डाउट कॉपी का काम भी एक तरीके से मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा जो आप वाइवा में एक तरीके से एक्सप्रेशन आपका जो देखने को मिल रहा है ना, तो वो भी एक तरीके से डिपेंड करती है ना। अगर आप इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको अटेंड करने में कैपेबल हो, उनका आप सही तरीके से जवाब देने में सक्षम हो,
तो इसका मतलब है कि आप एक तरीके से सिंसियर हो पढ़ने में, है ना। अगर इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि केनाल सिस्टम या स्नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ का विशिष्ट लक्षण है, तो अगर थोड़ा सा भी उसने ध्यान दिया होगा पढ़ने में तो उसे पता है कि पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें हमको केनाल सिस्टम हमको देखने को मिलता है। हाँ, तो ये एक तरीके से आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम्स में, हायर एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, और आपके बीएससी के जो एग्जाम्स है उसमें तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो कैनाल सिस्टम है इसका क्या महत्व है ना, ये क्या फंक्शन करता है, तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप के जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उन फूड मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने में, कलेक्ट करने में एक तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म की मदद करेगा, है ना। यानी फूड मॉलिक्यूल को एकत्रित करने, रेस्पिरेशन भी एक्सक्रीशन में सहायक है। भाई जाहिर सी बात है, पहले तो ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल्ड थे, तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में थे, यानी एक सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में थी, तो सभी प्रकार के जो मटेरियल हैं उनका एक्सचेंज आपको उसके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू देखने को मिल रहा था, है ना। तो वही एक तरीके से फंक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हर एक सेल तक वाटर की एक तरीके से अवेलेबिलिटी इंश्योर हो, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने अभी आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, तो हम मान लेते हैं कि चलो बाहर वाले जो सेल्स हैं वो तो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो अंदर वाले सेल्स हैं वहाँ तक वाटर कैसे पहुँचेगा, तो वो पहुँचेगा इस कैनाल सिस्टम के थ्रू। और जाहिर सी बात है, बाहर तो चलो वाटर बार बार कांटेक्ट में आ रहा है, अंदर वाटर एक तरीके से नया कैसे जाएगा, तो यहाँ से हमने ये मैकेनिज्म डिस्कस की है, जिसमें हमने कहा कि वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करता जाएगा कंटिन्यूसली, और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता जाएगा। तो अंदर वाले जो सेल्स हैं उनको भी एक तरीके से नया वाटर क्या होगा, कंटिन्यूसली एक तरीके से अवेलेबल होगा, और कंटिन्यूसली अवेलेबल होगा तो उसमें फूड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, और उसी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यूज़ करने में सक्षम है, और ऑक्सीजन के साथ साथ में अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो उसमें रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार से ये कैनाल सिस्टम इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। अब ये जो कैनाल सिस्टम होता है ये 3 प्रकार का होता है बेटा जी। ये है 3 प्रकार का होता है। नया पॉइंट आप नोट कर सकते हो, जैसे इसमें आपको एस्केनोइड देखने को मिलेगा, साइकेनोइड, ल्यूकेनोइड, 3 प्रकार के आपको कैनाल सिस्टम देखने को मिलेंगे, एस्केनोइड, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड। और तीनों में जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक तरीके से वो अलग अलग देखने को मिल रही है। इनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है आपका एस्केनोइड। एस्केनोइड के बाद हम बात करते हैं साइकेनोइड की, साइकेनोइड के बाद हम बात करते हैं ल्यूकेनोइड की। तो इनको हम प्रॉपर डायग्राम बना के और वाटर फ्लो को एक तरीके से एरो डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इन तीनों सिस्टम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके इस पोरीफेरा वाले सेगमेंट में ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे, है ना। अब हमने यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हमने डिस्कस की थी बेटा जी,
हमने यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हमने डिस्कस की थी। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे पिनेकोसाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे आपको कोइनोसाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे अमीबोसाइट या आर्क्योसाइट्स की हमने बात की, है ना। तो इन सेल्स का फंक्शन क्या है ना, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इन सेल्स की इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हमने एक सेल का टाइप हमने डिस्कस किया था, पिनेकोसाइट्स। और पिनेकोसाइट्स क्या कर रही थी, यहाँ पे सबसे बाहर जो लेयर है वो बना रही थी आपके ऑर्गेनिज्म की, यानी वो प्रोटेक्टिव लेयर है। स्पेशल सेल्स यानी विशिष्ट कोशिकाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो सेल डिस्कस कर रहे हैं वो है पिनेकोसाइट। और पिनेकोसाइट यहाँ पे क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। यानी ये सबसे बाहर वाली लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर का ये क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद हमने एक स्पेशल टाइप की सेल्स, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कोइनोसाइट हमने डिस्कस की, जिसे हम पोलर सेल भी हम बोल रहे थे। इस सेल के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन यानी फ्लैजेला हम बोल सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये जनरेट वाटर करंट। इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो, यानी जो इंटरनल लाइनिंग है वो स्पेशल टाइप के सेल्स से बनी हुई है। और उन सेल्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोइनोसाइट्स। और कोइनोसाइट्स क्या कर, कोइनोसाइट्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्लैजेला आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अंदर वाले जो लाइनिंग है उससे कंटिन्यूसली क्या होता है, इस प्रकार से सीलिया मूवमेंट करते हैं। और सीलिया मूवमेंट करेंगे तो क्या होता है, जो ओस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है अंदर, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो अंदर वाटर है जो पहले से प्रेजेंट है, जिसमें एक्सेसिव वेस्ट है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन हमने यूज़ कर ली है, जिसमें से फूड पार्टिकल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, वो वाटर तो क्या हो जाएगा, इनकी मूवमेंट से बाहर निकल जाएगा। और अब इसकी जगह क्या होगा, फिर नया वाटर आएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक तरीके से यहाँ पे एक वाटर करंट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वाटर अंदर फ्लो करता रहता है इस प्रकार से, है ना। तो ये मेन फंक्शन आपको इसका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अमीबोसाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अमीबोसाइट्स, इनको हम आर्क्यूसाइट्स भी हम बोलते हैं। इन सेल्स का क्या फंक्शन है बेटा जी, ये फूड का डाइजेशन या फूड का स्टोरेज करती हैं। यानी डाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और यहाँ पे इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो, अमीबोसाइट या आर्क्योसाइट्स की हम बात करते हैं। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें आपको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके सामने एनिमल किंगडम में, जब हम बात करते हैं आपके सामने स्पेशली पोरीफेरा फाइलम्स की, तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रा सेलुलर। जैसे हम ह्यूमंस हैं,
तो हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो किस टाइप का होता है? हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। समझ रहे हो? नहीं समझे, है ना? जैसे हम क्या करते हैं, फूड को इनगल्प करते हैं, इनगल्प करने के बाद वो कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। उसके अंदर क्या है? केविटी है। और फिर वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें भी क्या है? एक केविटी है, एक स्पेस है। और उस स्पेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, एंजाइम्स हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? उसका उस केविटी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आता है और फिर हम उसको क्या करते हैं? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? उसका अवशोषण हम करते हैं और हर सेल तक वो पहुंचता है डाइजेस्टेड फूड। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इन ऑर्गेनिज्म में उस फूड को क्या करेगा? जैसे अमीबा फूड को क्या कर रहा था? इनगल्फ कर रहा था। उसी प्रकार से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स डायरेक्टली क्या करेगी? उस फूड को इनगल्फ करेगी और वो अपने स्तर पर ही उसका क्या करेगी? फिर डाइजेशन करेगी और अपनी एक्टिविटीज़ के उसके लिए उसको क्या करेगी? यूज़ करेगी। यानी यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स अपने एंजाइम्स वगैरह को बाहर रिलीज नहीं करती है डाइजेशन के लिए। सेल इनगल्फ कर लेती है फूड को, फिर अंदर ही एक तरीके से वो सेल्स के अंदर ही उसका आपको डाइजेशन देखने को मिलेगा, है ना? तो अम्बिबोसाइट्स, आर्क्योसाइट्स इस प्रकार की सेल्स हैं जो आपके फूड के डाइजेशन और स्टोरेज में एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इससे के अलावा यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स, पोरोसाइट्स भी आपको देखने को मिल रही है। नाम से ही पता चल रहा है जो ओस्टिया जो बने हुए हैं वो इन्हीं सेल्स से बने हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओस्टिया। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्क्लेरोसाइट्स आपको देखने को मिल रही है। ये सेल्स क्या करती हैं? ये स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। कंटिकाएं, कांटों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। और ये स्पिक्यूल्स स्क्लेरोसाइट जो सेल्स होती है वो बनाती हैं। पोरोसाइट जो ओस्टिया हैं, ओस्टिया का फॉर्मेशन आपकी पोरोसाइट करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, इसके अंदर हमको स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलता है और स्केलेटल सिस्टम स्पिक्यूलम से बना होता है ना? स्पिक्यूल्स से बना होता है। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे स्पेशल टाइप की स्क्लेरोसाइट सेल्स हैं वो बनाती हैं। आपके अंदर भी जैसे एक एंडोस्केलेटल है, हमारे अंदर क्या है? एक एंडोस्केलेटल सिस्टम। जैसे आप एनवायरमेंट में बहुत सारे इंसेक्ट्स आप देखते हो, तो इंसेक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? इंसेक्ट्स में आपको एक्सोस्केलेटल देखने को मिलता है ना? उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो आपको हार्ड देखने को मिलती है ना? काइटिनस होती है। तो अब देखो, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एंडोस्केलेटल के ऊपर। स्केलेटल, स्केलेटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरनल स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? तो वो formed by spicules and spongin fiber। जैसे हमारे एंडोस्केलेटल की हम बात करते तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एंडोस्केलेटल है वो किससे बना हुआ है? वो बोन्स से बना हुआ है ना? हड्डियों से बना हुआ है।
अगर आपसे पूछे कि जो पोरीफेरा फाइलम है उसमें आपको एंडोस्केलेटल देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम बोलेंगे कि मिलता है। अगर आपसे पूछे कि पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो एंडोस्केलेटल है वो किससे बना होता है, उसका फॉर्म कंपोनेंट क्या है, तो वो आपकी स्पिक्यूल्स होती हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं ये प्रोटीन से बने फाइबर्स होते हैं और ये इस सेल्स को क्या करते हैं, एक तरीके से स्पेसिफिक शेप में अरेंज करके रखने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने एक इनिशियली जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो उस स्ट्रक्चर में हमने स्पिक्यूल्स को डायग्राम में शो किया था, है ना। और हम बोल रहे हैं कि स्पिक्यूल्स क्या है, तो ये कांटे जैसी संरचनाएं हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, कांटे जैसी संरचनाएं हैं। और इसमें आपको एरो के नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगी। यानी जैसे आप बबूल के कांटे आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं जैसे, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें 2 पॉइंट वाली स्पिक्यूल्स भी देखने को मिलेगी, 3 पॉइंट वाली स्पिक्यूल्स भी देखने को मिलेगी, 4 पॉइंट वाली स्पिक्यूल्स भी देखने को मिलेगी, है ना। इसी प्रकार से 6 पॉइंट वाली स्पिक्यूल्स भी होती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग टाइप की स्पिक्यूल्स देखने को मिल रही हैं और उनके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और ये क्या है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, टफ स्ट्रक्चर होती है। इसकी वजह से आपका जो पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का जो आपको स्पेसिफिक टाइप से जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है उसको ये क्या करता है, मैनेज करता है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स, और टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोनो एक्सोनिक हो सकती है, ट्राई एक्सोनिक हो सकती हैं, या एक तरीके से यहाँ पे आपकी टेट्राएक्सोन हो सकती हैं, पॉलीएक्सोन। तो इसे आप कैसे समझ सकते हो, अगर स्पिक्यूल के अंदर इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे तो ये क्या हो जाएगी, मोनो एक्जिनस वाली हो जाएगी। ट्राई के अंदर क्या होता है, ट्राई के अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है स्पिक्यूल का। टेट्रा के अंदर आपको 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। और पोली के अंदर बहुत सारे टिप्स या पॉइंट्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग टाइप की स्पिक्यूल्स होती हैं। और ये जो अगर आपसे पूछे कि स्पिक्यूल्स किससे बनी होती है, तो स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनी हुई हो सकती हैं, और ये स्पिक्यूल्स आपकी सिलिका से भी बनी हुई हो सकती हैं। यानी सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। ये क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है स्पिक्यूल्स की। अगर आपसे पूछे कि स्पिक्यूल किससे बनी हुई है, तो वो जो मटेरियल है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं सिलिका। सिलिकियस एक तरीके से इसके क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है।
अब हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ओरिफेरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, इनमें रेस्पायरेशन कैसे चलता है, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जैसे इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार की आपको देखने को मिल रही है, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, इनमें डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है ना। तो ये कुछ और जनरल पॉइंट्स जो हम कवर करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, हम बात करें बेटा जी, और डाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंट्रा सेलुलर, और यहाँ पे कौन सी सेल यहाँ पे हेल्प कर रही है, तो विद द हेल्प ऑफ अमीबोसाइट। अमीबोसाइट्स आपकी सेल्स हैं जो यहाँ पे क्या कर रही है, एक तरीके से इस प्रोसेस के अंदर, जिसे हम बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसके अंदर क्या करती हैं, मदद करती हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की एंड एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको जनरल मतलब वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू फुलफिल होती हुई आपको देखने को मिलेगी, यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, यानी वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। डाइजेशन की एक्टिविटी में आपकी जो अमीबोसाइट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और अमीबोसाइट यहाँ पे फूड को स्टोर भी करती हैं और डाइजेस्ट भी करती हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको इन सेल्स में देखने को मिल रही हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पे ओरिफेरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये अपना नंबर कैसे एक तरीके से इंक्रीज करते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे आपको दोनों प्रकार की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको मेजर डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गेमीट बनते हैं, गेमीट का फ्यूजन होता है, फिर एक तरीके से आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, यहाँ पे हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेम्यूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्यूल की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है।
पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, यानी पोरीफेरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो जेम्यूल के थ्रू अपना क्या कर सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। यानी उनमें एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल रही है वाया जेम्यूल। यानी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अगर आप एक पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर्स को छोटे छोटे अगर टुकड़ों में आप तोड़ देते हो तो हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, है ना। इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ गए हो? यानी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के हमने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए हैं, तो हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में सक्षम है। इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जेम्यूल क्या होता है, तो जेम्यूल एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है और ये आपको एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में देखने को मिलती है। यानी आउटर जो एटमॉस्फेयर है वो आपका फेवरेबल नहीं है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक तरीके से या तो बढ़ गया है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उस कंडीशन में इस ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो इंश्योर करने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म को जीवित बने रहने के लिए यहाँ पे जेम्यूल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। जेम्यूल क्या है, जेम्यूल एक तरीके से आपके स्पोर ही है एक तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ी सी स्पेशल है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं जेम्यूल्स। और जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी तो ये जो जेम्यूल है ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, टूटेगा। टूटने की वजह से इसमें जितने भी एक तरीके से स्टोर्ड सेल्स हैं वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलने के बाद वो एक तरीके से नए मेंबर का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे हम एक छोटे से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जेम्यूल की। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गेमीट, विद द हेल्प ऑफ गेमीट। और यहाँ पे गेमीट कैसे बनते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे दो प्रकार के गेमीट आपको देखने को मिलेंगे, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। और दोनों गेमीटों के फ्यूजन की वजह से एक तरीके से यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जेम्यूल वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और जेम्यूल के थ्रू जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है वो सिर्फ इसी फाइलम के अंदर ही देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट हो जाता है इस फाइलम के लिए। जेम्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने घड़ा देखा होगा, तो कुछ इसी प्रकार की स्ट्रक्चर आपको जेम्यूल की देखने को मिलती है, घड़े जैसे स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारी अमीबोसाइट, आर्क्योसाइट जिन्हें आप बोल रहे हो वो स्टोर्ड है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। आर्क्योसाइट्स या अमीबोसाइट्स, और इनमें क्या है, इनमें फूड स्टोर्ड है। फूड स्टोर्ड है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट एक तरीके से पूरी करती रहेगी और लिविंग बनी रहेगी, है ना। चाहे कितनी भी लंबी एक्सट्रीम कंडीशन आपकी चलती रहे तो ये लिविंग बनी रहेगी। और ये इतना मोटा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसका कवर देखने को मिल रहा है। और इस कवर में बहुत सारी स्पीक्यूल्स इस प्रकार से अरेंज है कि इसे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनगल्फ भी नहीं कर सकता, ना इसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पीक्यूल्स यहाँ पे क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है इस स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पोर देखने को मिल रहा है। और ये क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, जब तक कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं आएगी तब तक। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये जेम्यूल की स्ट्रक्चर है।
यानी स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल, और इसमें बहुत सारी अम्बीबोसाइट्स या आर्क्यूसाइट सेल्स स्टोर्ड हैं, और उनमें फूड स्टोर्ड हैं, और वो लिविंग बनी रहती हैं जब तक कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं आ जाती। और इन सभी सेल्स के चारों ओर एक बड़ा हमको एक आवरण देखने को मिल रहा है, एक कवच देखने को मिल रहा है, और उस कवच में बहुत सारी स्पीक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो उसको क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही हैं, उसे एक तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स से क्या कर रही है, बचा रही है, एनवायरनमेंट से भी बचा रही है, और सराउंडिंग में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे भी बचा रही है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बनी रहेगी, और ये कब बनती है, जब एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन हो, formed when environmental conditions unfavorable, यानी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है तो उस समय ये स्ट्रक्चर बनती हैं, अदरवाइज नहीं बनती हैं। तो इसके थ्रू भी एक तरीके से अपना नंबर इंक्रीज, जब ये नॉर्मल फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी तो यहाँ से एक और क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसमें जो स्टोर्ड सेल्स है वो सारी बाहर बिखर जाएगी, और हर एक सेल अपने स्तर पे एक नया एक तरीके से ऑर्गेनिज्म बनाएगी, अपना नंबर इंक्रीज करके। यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। देखो, डेवलपमेंट आपको विभिन्न प्रकार का देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अभी हमने आपके सामने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस की, तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, उसमें एक तरीके से एक जाइगोट बन रहा है गैमीट के फ्यूजन की वजह से। अगर जाइगोट से डायरेक्ट उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा अगर ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स में जो बच्चा एक तरीके से जन्म लेता है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में एक तरीके से जन्म लेता है जिस फॉर्म में उसके पेरेंट्स अपेयर कर रहे हैं, है ना। उसी में उसी प्रकार से आंखें होती है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसकी एक्सटर्नल बॉडी उसी शेप में होती है। फिर उसकी क्या होती है, टाइम के साथ में एक तरीके से सिर्फ ग्रोथ होती है ना, वृद्धि होती है ना, उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आपको इंटरमीडिएट स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, उनमें एक बीच में लार्वल स्टेज बनती है, और लार्वल स्टेज के बाद फिर अडल्ट स्टेज बनती है। और यहाँ पे जो इनिशियली लार्वल स्टेज बनी है वो पेरेंट्स के जैसी नहीं है। जैसे एक वेल नोन एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, हम मेंढक में परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो मेंढक में जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो डेवलपमेंट होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन। वहाँ पे एक लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलती है टेडपोल लार्वा, और टेडपोल लार्वा की अगर हम बात करें तो वो जो अडल्ट मेंढक हैं उनसे हर तरीके से वो डिफरेंट है। अडल्ट जो मेंढक्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पर जनरली सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो एक्वेटिक वाटर मीडियम कंडीशंस में सर्वाइव करता है। जो अडल्ट मेंढक होते हैं वो कार्निवोरस नेचर के होते हैं,
लेकिन वो हर्बीवोरस नेचर का है ना। तो यहाँ पे मेंढक का जो बच्चा है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज को शो कर रहा है, एक लार्वल स्टेज को शो कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डेवलपमेंट में हमको लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जिनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती हैं, उन सभी में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना। जैसे ह्यूमंस की हम बात करें, या जैसे काऊ की हम बात करें, बफेलो की हम बात करें, है ना, या गोट की हम बात करें, तो इन इन सभी ऑर्गेनिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इनमें जो बच्चा जन्म ले रहा है वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपके सामने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें जो बच्चा एक तरीके से होगा वो पेरेंट के जैसा होता है। आप उसे देख के ये बता नहीं सकते हो कि किस ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से बच्चा है ना, या किस ऑर्गेनिज्म का ये ऑफ स्प्रिंग है। तो इसे हम बोलते हैं लार्वल स्टेज। और उसमें फिर आपको क्या देखने को मिलता है, लार्वल स्टेज में मेटामॉर्फोसिस होता है, और उसके बाद आपके अडल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। लार्वल स्टेज कौन कौन से हैं? पेरेन काइमुला की हम बात करेंगे। यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला की हम बात करेंगे। यहाँ पे रेगोन की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार के लार्वल स्टेजेस आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। तो एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला, रेगोन, ये सारी स्टेजेस आपको यहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को मिल रही है इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर। ये जो लास्ट वाले हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको स्पेशली देखने को मिलती हैं प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्ज स्पोरेंजिला एक तरीके से स्पोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसमें ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो स्पोंजिला एक आपका मेंबर है। इसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था हैबिट और हैबिटाट में। हमने कहा कि इस ग्रुप के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो आपके कैसे हैं, मैक्सिमम मेंबर्स आपके यहाँ पे मेरीन वाटर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ फ्यू ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी में से एक ऑर्गेनिज्म है आपके सामने स्पोंजिला। और स्पोंजिला की अगर हम बात करें तो ये आपका एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना, यानी जो लवणीय जल में एक तरीके से क्या करता है, सर्वाइव करता है। एक लास्ट वन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन से आप क्या समझ रहे हो? अभी हमने आपके सामने एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि अगर हम एक पोरीफेरा को बहुत सारे अगर हम सेगमेंट में तोड़ देते हैं तो
हर एक सेगमेंट यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम है, केपेबल है ना। तो इसमें क्या देखने को मिल रही है आपको, हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन एबिलिटी आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन आपको देखने को मिल रही है, यानी अत्यधिक अत्यधिक पुनरुत्पादन की क्षमता आपको देखने को मिल रही है। की क्षमता पाई जाती है, यानी इसमें अत्यधिक रीजनरेशन की एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, हाई रीजनरेशन पावर आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी है, हमारे अंदर भी लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन की, है ना। एक्चुअल मतलब वो वास्तविक एक तरीके से रीजनरेशन नहीं है, लेकिन अगर लीवर का आधा हिस्सा काट कर अगर हम किसी को डोनेट कर दें, फिर भी लीवर वापस अपनी नई फॉर्म में आने में केपेबल होता है ना। यानी लीवर अपना ऐसा ऑर्गन है जो खुद को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, खुद को वापस नई तरीके से बना सकता है ना। तो हमारे अंदर टिश्यू स्पेसिफिक रीजनरेशन देखने को मिल रहा है, एक टिश्यू के अंदर हमको रीजनरेशन एबिलिटी देखने को मिल रही है ना। आगे आप जैसे इसमें एक ऑर्गेनिज्म आप डिस्कस करोगे प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया के अंदर आपको हाई रीजनरेशन एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म को आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करो तो हर एक सेगमेंट आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल है। आपने छिपकली देखी होगी, है ना, लिजार्ड, जो आपकी नॉर्मल जो हाउस वगैरह में रहती है, अगर उसकी हम पूंछ को अगर हम कट कर दें तो उसमें रीग्रो करके वापस वो नई टेल बना लेती है, नई पूंछ बना लेती है। तो उसमें भी आपको एक लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन हमको उसमें देखने को मिल रही है। कल हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था, वो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था प्रोटोजोआ फाइलम के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटोजोआ फाइलम को हम अलग अलग सब फाइलम्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या बेसिस लिया था। प्रोटोजोआ को हमने 4 सब फाइलम्स में बांटा था, और 4 सब फाइलम्स में 4 सब फाइलम्स में बांटने के लिए हमने किस बेसिस को यूज़ किया था, किस आधार पे हमने वहाँ पे 4 सब फाइलम बनाए थे। लोकोमोशन, है ना। हमने कहा कि जो आपके प्रोटोजोन्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार की लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं। जैसे हम शूडोपोडिया फ्लैजेला की जब हम बात करते हैं तो उनको हमने सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइल सब फाइलम में हमने रखा, है ना। सीडियोफोरा के अंदर सीरिया देखने को मिल रहे थे। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स एब्सेंट थी, है ना। और नीडोस्पोरा के अंदर भी एक तरीके से एब्सेंट ही थी, लेकिन उनमें स्पोर्स में फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही थी, है ना। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा फाइलम। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लासेस वगैरह आपको देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ 3 ही क्लासेस हैं। और यहाँ पे जो हम बेसिस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इनमें एंडोस्केलेटल किस प्रकार का है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम
पोरीफेरा। तो यहाँ पे आपको 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेगी इनटू 3 क्लासेस। और यहाँ पे हमने जो बेसिस लिया है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, है ना, यानी इनके अंदर जो अंत्य कंकाल आपको देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ है ना, यानी स्पॉन्जिन फाइबर है या स्पिक्यूल है। अगर स्पिक्यूल है तो स्पिक्यूल आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है या सिलिका से बनी हुई है। तो इस आधार पे हम यहाँ पे 3 क्लासेस हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास कैलकेरिया की। हम बात करते हैं बेटा जी, आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो है कैलकेरिया। और कैलकेरिया के अंदर जो आपको एंडोस्केलेटल आपको देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल साइकोन की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ल्यूकोसोलेनिया की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स आपको देख, CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स हैं उसका जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिससे वो बनी हुई है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे कैलकेरिया क्लास है जिनमें एंडोस्केलेटल कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स से बना हुआ है। और यहाँ पे साइकोन ल्यूकोसोलेनिया ये इस ग्रुप के क्या है, मेंबर है। यहाँ पे क्लास सेकंड की हम बात कर सकते हैं बेटा जी, और इसको हम बोल रहे हैं हेक्सा एक्टिनेलिडा। और ये जो हेक्सा एक्टिनेलिडा क्लास जो है इसमें आपको जो एंडोस्केलेटल आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सिलिशियस स्पिक्यूल्स, यानी सिलिका से बने हुए जो स्पिक्यूल्स हैं उनका एक तरीके यहाँ पे आपको एंडोस्केलेटल देखने को मिलेगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी आपको देखने को मिलेगा विथ 6 रेज, यानी यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगी उन स्पिक्यूल्स में आपको इस प्रकार से 6 एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, नॉब्स आपको देखने को मिलेगी। सिलिका से बनी हुई स्पिक्यूल्स हैं लेकिन स्पिक्यूल्स भी आपकी यहाँ पे स्पेशल टाइप की हैं। यहाँ पे हर एक स्पिक्यूल के अंदर 6 आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक वेल नोन एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यू प्लेक्टेला। वीनस फ्लोर बास्केट भी इसे हम बोलते हैं, वीनस फ्लोर बास्केट। तीसरी क्लास है आपकी डेमो स्पोंजिया। और डेमो स्पोंजिया के अंदर जो एंडोस्केलेटल है वो आपका 2 प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ है।
सिलिशियस स्पिक्यूल प्लस इंस्पोंजिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर्स और सिलिका स्पिक्यूल्स दोनों प्रकार के कंपोनेंट आपको इन ऑर्गेनिज्म के एंडोस्केलेटल में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अभी हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, स्पॉन्जिला की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने यू स्पॉन्जिया की। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं क्लियोना की, हम बात कर सकते हैं। तो ये कुछ मेंबर्स हैं जो डेमोस्पोंजिया क्लास से बिलोंग करते हैं और इनमें जो एंडोस्केलेटल है वो सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर्स से एक तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे हमने पोरीफेरा किंगडम की सभी प्रकार की जो बेसिक या जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं और इसी के साथ साथ में हमने इसका क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया है, जिसमें आपको मेनली 3 क्लासेस आपको देखने को मिल रही है और हर एक क्लास का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया, है ना, ये 3 क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर। और ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी नोट किए हैं। अगर आपसे पूछे कि स्पॉन्ज के क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या बेसिस यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एंडोस्केलेटल का टाइप, यानी स्पिक्यूल से बना हुआ है या स्पॉन्जिन से बना हुआ है। अगर स्पिक्यूल से बना हुआ है तो वो स्पिक्यूल्स आपकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बनी हुई है या सिलिका से बनी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम आपसे अगर इस प्रकार से पूछे कि प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का बेसिक एक तरीके से बेसिस क्या है या वो बेसिक फीचर कौन सा है जिस आधार पे हम प्रोटोजोआ को एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो वो है आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कि उनमें एक तरीके से लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए आपको किस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल रही है ना। तो इस प्रकार से तो मैंने जो आपको कल काम दिया था, है ना, तो वो काम तो आपको करना ही है ना। देखो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपकी जूलॉजी मेजर का फर्स्ट पेपर, लेकिन फर्स्ट पेपर के साथ साथ में सेकंड पेपर और तैयार हो रहा है। इसमें फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हम तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के साथ में सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट और तैयार हो गई है ना, क्योंकि सेकंड यूनिट में हम एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक को डिस्कस करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ फाइलम का एक मेंबर है, हम सेकंड पेपर में डिस्कस करेंगे पैरामीशियम, और पैरामीशियम के ऊपर हमने डिटेल में हर एक पॉइंट पर एक तरीके से बात कर ली है। तो जाहिर सी बात है पैरामीशियम आपका यहीं इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया है। अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा, और फाइलम पोरीफेरा के सभी प्रकार के फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक ग्रुप मेंबर शाइकोन के ऊपर स्पेशली बात कर लेंगे, है ना। तो सेकंड यूनिट में सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में 2 ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमको करनी है, पैरामीशियम की और शाइकोन की। तो पैरामीशियम की स्टडी हमने कर ली है, इसी प्रकार से एक बार हम शाइकोन को भी डिस्कशन कर लेंगे, 10-15 मिनट एक तरीके से इसमें लगेंगे। तो आपका जो सेकंड पेपर है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो एक साथ हम 2 पेपरों की फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो कल हम जो एक तरीके से, कल तो चलो 15 अगस्त है ना, तो आपकी रेगुलरिटी रहेगी नहीं रहेगी, है ना, हम भी कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं है ना। तो अब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम जो अभी हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कैनाल सिस्टम, तो आपको पोरीफेरा फाइलम के अंदर कौन कौन सी कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिल रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एस्केनोइड, शाइकिनोइड, ल्यूकिनोइड,
तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये जो तीनों क्लासेस है ना, ये तीनों क्लासेस भी एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस फॉलो करती है। सबसे पहले जो मेंबर्स बने थे वो बने थे आपके कैलकेरिया क्लास के, उसके बाद डेमोस्पोंजिया, और जो सबसे एडवांस मेंबर हैं वो हैं आपके हेक्सा एक्टिनलिडा क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सबसे एडवांस मेंबर हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर आपको एक तरीके से एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, और जिस जिस प्रकार से इन ऑर्गेनिजम्स में एडवांसमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे इनका जो कैनाल सिस्टम है उसमें भी एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बेटा, है ना, जा सकते हो आप।